हेलो एवरीवन। तो आज हम यथार्थ हॉस्पिटल की कॉल का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। कुछ दिन पहले इस हॉस्पिटल कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आए थे एंड आपको तो पता ही है, टॉप लाइन के अंदर लगभग 50% के आसपास की ग्रोथ थी, जबकि बॉटम लाइन के अंदर आपका पैट का ग्रोथ रेट था लगभग 7 to 8% के आसपास में। तो एक बार डायरेक्टली जाने की कोशिश करते हैं कि कौन के मेजर हाइलाइट्स क्या है एंड इस वाले कंसर्न पे मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या क्लैरिटी दी है। तो डायरेक्टली इसी पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं कि यार टॉप लाइन की इतनी अच्छी ग्रोथ होने के बावजूद भी आपकी बॉटम लाइन की ग्रोथ रेट यहाँ पे केवल 7 to 8% के आसपास में क्यों दिखाई पड़ रही थी। तो आपको याद होगा, लास्ट ईयर इन लोगों ने अपने दो हॉस्पिटल लाइव करे थे, एक दिल्ली का मॉडल टाउन वाला, एक आपका फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला। तो इनका अच्छा खासा कॉस्ट बढ़ गया था। तो लास्ट ईयर यू कैन से इनका जो क्वार्टर वन का जो इबिट्टा मार्जिन था वो तो अच्छा था, जबकि क्वार्टर टू के अंदर ये दो हॉस्पिटल लाइव करने के कारण इनका जो क्वार्टर टू का इबिट्टा मार्जिन वो गिर गया था। एंड उसके बाद से कंसिस्टेंटली उनका इबिट्टा मार्जिन अभी लगभग वही 23.30 23.40% के आसपास में ही यहाँ पे आपका मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जबकि क्वार्टर वन एफआई 26 का इबिट्टा मार्जिन लगभग 25% के आसपास में था। और इस साल क्वार्टर वन के अंदर आपका इबिट्टा मार्जिन कितना है, वही लगभग 23.30% के आसपास में। तो आप ये देखो, लास्ट ईयर का हायर इबिट्टा मार्जिन का बेस होने के कारण एक तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा पैट की ग्रोथ रेट पे। दूसरा इम्पैक्ट आपका आता है डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे। आपके दो नए हॉस्पिटल लाइव हुए थे, तो आपका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ गया था। तो आप देखो यार, इनका जो लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन का कॉस्ट यू कैन से लगभग 14-15 करोड़ रुपए के आसपास का था। और इस बार जो इनका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट आया है क्वार्टर वन एफआई 27 के अंदर लगभग वही 28-30 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो इन दो मेजर इम्पैक्ट के कारण आपका यू कैन से पैट का ग्रोथ रेट कम हुआ है। एंड साथ में लाइक लास्ट ईयर तो इनका यू कैन से क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद में इनका इंटरेस्ट कॉस्ट यू कैन से हमें कम दिखाई पड़ रहा था, बिकॉज इन लोगों ने कुछ क्यूआईपी से पैसा रेज किया था। उस पैसे को यूटिलाइज किया था आपका यू कैन से डेट को रिपेमेंट करने में। बट इनका जो रिसेंट में इन लोगों ने जो एक्विजिशन किया है आपका यू कैन से गुड़गांव वाले हॉस्पिटल को लेके, तो इन लोगों ने कुछ अच्छा खासा डेट भी थोड़ा वापस पाइल अप हुआ है। एंड लास्ट में जो दो हॉस्पिटल इनके लाइव हुए थे, आपका फरीदाबाद वाला और आपका दिल्ली वाला, तो उस वाले यूज केसेस को देखते हैं लोगों ने अपना डेट यू कैन से इंक्रीज किया था। क्वार्टर फोर एफआई 26 के रिजल्ट के बाद में इनका जो डेट लेवल था लगभग 260 करोड़ रुपए के आसपास का था बैलेंस शीट के अंदर। तो डेफिनेटली आपका तीसरा कंपोनेंट आपका यहाँ पे आ जाता है। तो इन्हीं तीनों रीजन की वजह से आपका लोअर एबिटा मार्जिन, हायर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड आपका हायर डेप्रिसिएशन, यू कैन से इन्हीं के कारण इनका पैट का ग्रोथ रेट यहाँ पे केवल 7 to 8% के आसपास दिखाई पड़ा है आपका क्वार्टर वन एफआई 27 के अंदर। एंड मैनेजमेंट ने बोला है कि लाइक ये हमारा लोवेस्ट पैट रहेगा आपका एफआई 27 का, इसके बाद हमारा कंसिस्टेंटली पैट यहाँ से ग्रो ही करेगा, राइट। तो मैंने फर्स्ट ये पॉइंट डिस्कस कर लिया कि यार इतना बड़ा डिफरेंस क्यों था, कि टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ रेट आपकी 50% के आसपास में, जबकि बॉटम लाइन में ग्रोथ आपकी केवल 7 से 8% के आसपास में। अब बाकी के जो कौन के मेजर हाइलाइट्स हैं उनको एक बार मैं अच्छे से कवर करने की कोशिश करता हूँ और उसको थोड़ा लिंक करेंगे आगे जाके बिजनेस यहाँ पे किस तरह से एक्सपांड हो सकता है, किस तरह के नंबर्स यहाँ पे दिखाई पड़ सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के अंदर भी इनका 22% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ था। लाइक हमने देखा ना यार, इनका टोटल 50% ग्रोथ रेट आई है। हो सकता है कि ये जो नए हॉस्पिटल हैं, जो रिसेंट में 4-5 हॉस्पिटल लोगों ने स्टार्ट किए हैं, क्या पता उन्हीं से ही रेवेन्यू ग्रोथ कम आ रहा हो, मतलब उन्हीं से ही ज्यादा रेवेन्यू एडिशन यहाँ पे हो रहा हो। पुराने हॉस्पिटल के अंदर क्या पता स्टेगनेंसी आ गई हो, यहाँ पे धंधे में ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रही हो। तो ऐसा नहीं है। पुराने जो इनके हॉस्पिटल्स हैं आपका, भले ही झांसी और अच्छा वाला बोल दो या फिर जो इनका जो नोएडा वाला क्लस्टर है, उनमें जो 3 हॉस्पिटल है उनकी बात कर लो, उनके अंदर लगभग 22% के आसपास का यहाँ पे वाई एंड वाई रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आया है। 15% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। एआरपो बढ़ा है। अब साथ में लाइक इनका जो आपको तो पता ही ना, गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोसीजर चार्जेस बढ़ाए गए थे, आई थिंक उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे इनको दिखाई पड़ा है। तो एआरपो के अंदर ग्रोथ होने में अच्छी खासी हेल्प मिली है, जिसकी वजह से रेवेन्यू का ग्रोथ रेट 22% है पुराने हॉस्पिटल के अंदर। एंड जो नए हॉस्पिटल है वहां पे यू कैन से, मतलब पुराने हॉस्पिटल टोटल रेवेन्यू के अंदर लगभग 73% पार्ट कंट्रीब्यूट किया है, जबकि नए हॉस्पिटल ने यहाँ पे केवल 27% पार्ट ही कंट्रीब्यूट किया है। अब बात कर लेते हैं एयरपोर्ट के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो इनका जो एयरपोर्ट का ग्रोथ आया है 7% वाई ऑन वाई आया है। एंड लाइक यदि बाकी कुछ और पैरामीटर की बात करूं, हाँ मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्लियर कट बोला है कि यार हम लोग जो अपकमिंग हॉस्पिटल को लॉन्च करेंगे ना, वहां पे टारगेट करेंगे कि एयरपोर्ट का नंबर 50,000 रुपए के आसपास यहाँ पे दिखाई पड़े। लाइक आप देखो ना, दिल्ली का मॉडल टाउन ऐड किया, 50,000 रुपए के आसपास का एयरपोर्ट का नंबर दिखाई पड़ता है। एयरपोर्ट का मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। एंड यदि आपका जो फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला जो हॉस्पिटल है, उसका करंटली एयरपोर्ट का नंबर 40,000 रुपए के आसपास में है। एंड जो लोग गुड़गांव का जो नया फैसिलिटी इनका आएगा क्वार्टर वन एफआई 28 में जो लाइव होने वाला है, उसका एयरपोर्ट का नंबर एक्सपेक्टेड है 50,000 रुपए से भी ज्यादा। तो इनका कहना है कि अपकमिंग जो भी हम लोग हॉस्पिटल टारगेट कर रहे हैं, वहां पे एयरपोर्ट का नंबर हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि लाइक वही 45-50,000 रुपए के आसपास में हो, थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट वाला हो, ताकि हमारा ओवरऑल जो ग्रुप का एयरपोर्ट का नंबर है, जो करंटली अभी 34,700 रुपए के आसपास में है, वो बढ़ के आपका इंक्रीज हो 40,000, देन 45,000, देन 50,000 के आसपास में जाए। ये इनकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, देखते हैं किस तरह से ये लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं, वो तो टाइम ही बता पाएगा। अब एक बार पेयर मिक्स की बात कर लेते हैं। पेयर मिक्स मतलब गवर्नमेंट से कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हुआ और आपका कैश और इंश्योरेंस वाले पर्सन से कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हुआ है।
तो इनका कहना है कि यार पेयर मिक्स इस बार हमारा यू कैन से गवर्नमेंट का फिर से वापस 40% पे चला गया है। क्वार्टर 4 FY26 से कॉन कॉल में इन लोगों ने क्या बोला था? उस टाइम तक 35% के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट स्कीम से आता था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उन वाली तरफ से। इनका टारगेट था कि इसको हम लोग घटा के 30% है उससे कम करने का टारगेट कर रहे हैं FY27 के अंदर। बट हुआ क्या, आपका जो गवर्नमेंट ने प्रोसीजर्स के चार्जेस बढ़ा दिए, उसकी वजह से इनका रेवेन्यू के अंदर एक यू कैन से इंक्रीमेंट आया डायरेक्टली और प्रोसीजर चार्जेस बढ़ाने के कारण, जिसकी वजह से ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूशन इनका आपका 40% के आसपास चला गया है। और आपको तो पता ही है लाइक ये जो अपकमिंग हॉस्पिटल्स हैं इनके, हमने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था ना, जिनका दिल्ली का मॉडल टाउन हॉस्पिटल है, फरीदाबाद का सेक्टर 20 वाला हॉस्पिटल है, उसके अंदर आपका कैश और इंश्योरेंस वाले पेशेंट्स मोर देन 90% यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो चीज हमने डिस्कस करी थी, तो उनका इंक्रीमेंटल टारगेट तो यही है कि यार जो नए हॉस्पिटल आए प्रीमियम कैटेगरी वाले, वहां पे हम लोग गवर्नमेंट पेयर मिक्स को कम रखें, मतलब 10% के आसपास में, तो ऑटोमेटिकली जैसे नए हॉस्पिटल का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो पेयर मिक्स है, मतलब वो आपका ऑटोमेटिकली पूरे रेवेन्यू में कम आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये भी एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर आपका वही इससे 40% से वापस घट के 35%, देन 30%, देन 25 और 20% के आसपास दिखाई पड़ना चाहिए नेक्स्ट अराउंड 1-2-3 साल के अंदर। अब बात करते हैं यार थोड़े हॉस्पिटल वाइज एक बार इन लोगों ने अपने कुछ क्लैरिटी दी है अपना बिजनेस के अराउंड, वो वाली डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात है आपका फरीदाबाद सेक्टर 20 वाले हॉस्पिटल को लेके। इनका कहना है कि हमारा टारगेट था 12 से 14 महीने के अंदर उसको ब्रेक इवन करने का। वो 9-10 महीने के अंदर आपका हमारा ब्रेक इवन हो गया, एबिटा ब्रेक इवन हो गया। एंड मतलब ये अच्छी बात है, लाइक आपका टारगेट था, अहेड ऑफ द टारगेट आपने अचीव कर लिया और करंटली रेवेन्यू रन रेट जो मंथली चल रहा है लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए के आसपास का चल रहा है। तो अभी इनको फिर एक एनालिस्ट ने पूछा भी कि यार ये बताओ, जब आपका फरीदाबाद वाला सेक्टर 20 में जो हॉस्पिटल है, यदि सपोज वो 70% ऑक्यूपेंसी पे चले तो आपका कितना परसेंट EBITDA मार्जिन कंट्रीब्यूट करेगा? अराउंड वही इन लोगों ने बताया 22 से 23% के आसपास में। मेरे को वही लगा, थोड़ा कंजर्वेटिव लगा, बिकॉज़ आपका एयरपोर्ट का नंबर यहाँ पे अभी करंटली 40,000 रुपए के आसपास में है और मैनेजमेंट का कहना है कि जैसे-जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी वैसे-वैसे और मतलब वैसे-वैसे हमारा एयरपोर्ट का नंबर हो 40,000 से बढ़ के 45,000 भी जाएगा और 50,000 रुपए के आसपास भी जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे-जैसे यहाँ पे ऑक्यूपेंसी 70% के आसपास जाएगी, तो डेफिनिटली इनका आपको एबिटा मार्जिन वही इनका जो नॉर्मल रेंज है ना 25% के आसपास का, उसके अंदर फूल करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी यार। यार इनका जो फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला हॉस्पिटल इतना अच्छा जल्दी आपका एबिटा ब्रेक इवन हो गया, इट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब आप देखो ना, ये स्ट्रेटजी दिखाती है आपने कोई नया हॉस्पिटल लॉन्च किया और आपका पहले साल के अंदर प्रॉफिटेबल, मतलब फिर तो वी टू रिटेल वाली कहानी, वी टू रिटेल की कहानी तो चलो डिफरेंट है थोड़ी, लॉन्च करते पहले महीने में प्रॉफिटेबल होता है उनका स्टोर तो। पर ठीक है, स्टिल इनका जो गाइडेंस है या फिर इनका जो एक्सपेक्टेशन है उससे पहले ये लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। अब एक बार न्यू दिल्ली वाले हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं। वहाँ पे तो ब्रेक इवन का टारगेट इनका 15 टू 17 मंथ्स के आसपास का था, तो वही सिमिलर काइंड में इन लोगों ने बताया है। करंटली जो ऑक्यूपेंसी चल रही है लगभग 29% के आसपास में है और करंटली जो इन लोगों ने ऑपरेशनल बेड बढ़ा दिए हैं, पहले 100 ही बेड शुरुआत में लॉन्च करते हुए बढ़ा के 150 कर दिए हैं। आगरा हॉस्पिटल की बात करें तो 250 बेड की कैपेसिटी का हॉस्पिटल था, 110 बेड इनके करंटली ऑपरेशनल है। इनका कहना है कि करंट ऑक्यूपेंसी 90% के आसपास में है, तो हम लोग नए बेड्स और यहाँ पे अभी और सप्लाई के अंदर ले आएंगे, ऑपरेशनल कर देंगे। यार मैं ऑपरेशनल बेड्स की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ इनका टोटल जो बेड कैपेसिटी है ना 2550 बेड का है। उसमें से केवल 1820 बेड्स इनके ऑपरेशनल है एज़ पर क्वार्टर 1 FY27 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। अभी भी लगभग 730-735 बेड्स ऐसे हैं जो ऑपरेशनल होना बाकी है। मतलब जैसे ही वो बेड्स ऑपरेशनल होंगे तो आपका रेवेन्यू वहाँ से जंप करेगा। मतलब एक यदि यथार्थ हॉस्पिटल सपोज करो अगले कुछ महीनों के लिए 1-2 साल के लिए सपोज करो एक्सपेंशन भी रोक दे, जो करंट इनके 2550 बेड है ना उनको भी ऑपरेशनल कर दें। मतलब 1800 में यदि मैं 700 बेड और ऑपरेशन करूँगा तो आपका अराउंड 35 से 40% पास आसपास बेड कैपेसिटी ऐसी है जो ऑपरेशन होना बाकी है। उसी से लोग यू कैन से अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। बट इनका कहना है कि लाइक हमने जो गुड़गांव में हॉस्पिटल लिया है, उसको मिला के हमारा 250 बेड्स हो गया और जो एक्जिस्टिंग हमारा जो नोएडा क्लस्टर है, एक्जिस्टिंग हॉस्पिटल के अंदर ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हम लोग कर लेंगे लगभग 450 बेड के आसपास का। तो इनका करंटली जो पाइपलाइन दिखाई पड़ रहा है, विजिबल जो पाइपलाइन है लगभग आपका 3200 बेड के आसपास दिखाई पड़ रहा है। 3200 से 3250 बेड के आसपास का दिखाई पड़ रहा है। इनका टारगेट है नेक्स्ट 3 साल के अंदर हम लोग हमारी टोटल बेड कैपेसिटी को 5000 बेड्स तक लेके चले जाएँगे और इवन उससे पहले अचीव करने का बोल रहे हैं, FY29 से पहले अचीव करने का बोल रहे हैं। इनका कुछ प्लान भी चल रहा है, 450 बेड के आसपास का कुछ इनकी डिस्कशन चल रहे हैं, बेड को हॉस्पिटल को एक्वायर करने का। तो यदि वो वाली डील हो जाती है, तो फिर कितना हो जाएगा? 3250 प्लस 450 कितना हुआ आपका? आई थिंक 3300 प्लस 4 3700 बेड्स हो गया, फिर तो ईज़िली बाकी का अचीव कर सकते हैं। बट स्टिल ये कह दो 1800 बेड्स इनको और प्लान करना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए FY29 तक। तो वही इनका कहना है कि 1 साल में हम लोग एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे एक्वायर करने का टारगेट कर रहे हैं। मतलब या तो एक्वायर कर लो या फिर ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर लो, बट ग्रीनफील्ड में तो टाइम लग जाएगा। आई थिंक एक्विजिशन का ही इन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा। मतलब वही कि आपका ब्राउनफील्ड हॉस्पिटल को लिया, उसमें अपना कैपेक्स किया, आपने ब्रांडिंग करी, उसको स्टार्ट कर दिया।
तो ये इनका बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन का गाइडेंस है। और हाँ, अब बात करते हैं यार 1800 बेड लाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बिकॉज़ पर बेड इनका जो लॉन्च को मतलब पर बेड का जो कैपेक्स है लगभग 80 लाख रुपए के आस-पास में है। 1800 बेड्स आएँगे, तो कितनी कॉस्ट लगेगी आपके अपकमिंग कॉस्ट? लगभग वही आपकी 1400 से 1500 करोड़ रुपए के आस-पास में। उसका अरेंजमेंट कैसे होगा? उस पे चर्चा करते हैं। ये थोड़ा क्रूशियल पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना इस चीज़ को। देखो यार, इनका करंटली सीएफओ कितना चल रहा है? एफआई 26 का 200 करोड़ रुपए के आस-पास का था। 50% से वो लोग ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, तो मे बी इनका एफवाई 27 का सीएफओ बन सकता है 300 करोड़ रुपए के आसपास का। इनकी जिस तरह से ग्रोथ रेट चल रही है, तो इनका एक्सपेक्टेड सीएफओ बन सकता है लाइक यदि सपोज करो मैं 300 करोड़ मानूँ, यदि 40% के आसपास की ग्रोथ दिखाते हैं, तो मे बी 400 साढ़े 400 करोड़ रुपीज़ के आसपास सीएफओ बन सकता है एफवाई 28 का। और एफवाई 29 का मे बी सीएफओ बन सकता है आपका लगभग वही 600 साढ़े 600 करोड़ रुपए के आसपास का। तो इनके पास खुद के ऑपरेशन से कैश जनरेट करने की कैपेबिलिटी है लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए के आसपास में। एक्स्ट्रा कितना अमाउंट बचा आपका? 1500 करोड़ में से यदि मैं 1000-1200 घटाता हूँ, वही 300 400 करोड़ रुपए के आसपास में। तो 300-400 करोड़ रुपीज़ का एक्स्ट्रा डेट लेने का ये लोग प्लान कर सकते हैं। करंटली डेट कितना बैलेंस शीट पे आफ्टर Q1 के रिजल्ट के बाद में 300 करोड़ रुपए का डेट है। तो इनका ये भी कहना है कि लाइक हम लोग मतलब एफवाई 29 तक हमारा जो लास्ट के ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो EBITDA होगा ना, उसके 2x का मैक्सिमम लोग डेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो ठीक है, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ हमने जो भी डिस्कस किया स्ट्रेटजी, उसी से थोड़ा मैच करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इनका जो कैश जनरेशन है वो मशीन इनकी स्टार्ट हो गई है और कैश इनको लाइक जनरेट करेंगे और उसी कैश को इनको मतलब मेजरली फंडिंग इनकी इंटरनल अप्रूवल से होंगी जो इनका सीएफओ बनेगा खुद के ऑपरेशंस के साथ में। तो ठीक है, मतलब सीधे साथ दिखाई पड़ रहा है कि यार लाइक एफआई 29 तक यदि ये लोग 5000 बेड्स तक पहुंचते हैं और अपने इंटरनल अप्रूवल से लाइक थोड़ा मोड़ा डेट प्लान करके, तो इनका डेट भी नहीं बढ़ेगा। मे बी एफआई 29 की बैलेंस शीट के अंदर में भी इनका डेट 600-700 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई पड़े और इनका 5000 बेड्स भी हो जाए, तो एक अच्छी बात है। बट हाँ, ये चीज़ कन्फर्म है कि इनका डेट तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा और आगे जाके नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर करंटली 300 करोड़ रुपए के आसपास में है, तो उनको बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ओनली इंटरनल अक्रूवल से पॉसिबल नहीं है इनका बेड कैपेसिटी एडिशन। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट के अराउंड और डेप्रिसिएशन कॉस्ट के अराउंड। इस पे भी इन लोगों ने क्लैरिटी दी है। करंटली हमारा जो लाइक 300 करोड़ का रेट है, तो क्वार्टरली वही 6 टू 7 करोड़ रुपीस के आसपास का हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट का रेट चल रहा है। नियर टर्म के अंदर मतलब शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के अंदर नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर के अंदर लगभग स्टेबल सा दिखेगा। हाँ, जब हम लोग नए हॉस्पिटल लाएँगे तो उस टाइम पे लाइक हमें मे बी डेट की जरूरत पड़ सकती है, तो उस टाइम पे हमारा डेट बढ़ेगा, तो मे बी आगे जाके ये बढ़ सकती है। बट हाँ, शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर 2-3 क्वार्टर तक शायद 6 टू 7 करोड़ रुपीस के आसपास का इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। बात करूँ डेप्रिसिएशन कॉस्ट के आसपास में, तो यार इनका एक नया हॉस्पिटल आएगा आपका क्वार्टर 1 एफआई 28 के अंदर गुड़गाँव हॉस्पिटल, राइट? उससे पहले इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट वही लाइक क्वार्टरली आपका 28 से 30 करोड़ रुपए के आसपास का रहेगा। मतलब 25 से 30 करोड़ रुपए का एक रेंज ले लो। तो मतलब अगले 3 क्वार्टर तक इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट वही लगभग 28 से 30 करोड़ रुपए के आसपास। और मे बी जब गुड़गाँव का हॉस्पिटल आ जाएगा तो इनका थोड़ा डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, बट वो क्वार्टर 1 एफआई 28 से होगा। तो नेक्स्ट 3 क्वार्टर तक हमें क्लैरिटी मिल गई है। इंटरेस्ट कॉस्ट की भी और साथ में डेप्रिसिएशन कॉस्ट की भी यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई है। अब बात करते हैं एबिटा मार्जिन पे इन लोगों ने क्या गाइडेंस दिया है। तो करंटली क्वार्टर 1 का एबिटा मार्जिन का लगभग 23.30% के आसपास में था। इनका गाइडेंस है एफआई 27 का 24% का 24% के आसपास का एबिटा मार्जिन अचीव करने का। तो ठीक है, मतलब ऑल्दो इनका जो एक्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं पुराने वाले मैच्योर हॉस्पिटल जहाँ पे एबिटा मार्जिन 28% के आसपास में है, जो नए वाले हैं जहाँ पे कुछ लॉस मेकिंग है, कुछ एबिटा ब्रेक इवन कर गए हैं, वो जैसे-जैसे थोड़ा और इंप्रूवमेंट करेंगे, अपने बिज़नेस को और थोड़ा खींचेंगे, तो वैसे-वैसे इनके ओवरऑल एबिटा मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। और साथ में देखो ना आप, तो जो इनका फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला हॉस्पिटल है, उसका तो एबिटा ब्रेक इवन हो गया है। 12-13 करोड़ रुपीस मंथली रेवेन्यू रन रेट पे आ गया है। और ये जो क्वार्टर 2 का सीजन तो बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें तो काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं। तो मे बी अच्छा खासा एबिटा मार्जिन यहाँ पे जनरेट हो सकता है। मतलब ये वाला हॉस्पिटल आपके ओवरऑल ग्रुप के एबिटा मार्जिन को इम्प्रूव कर सकता है। आई थिंक जो क्वार्टर 1 का जो एबिटा मार्जिन है इनका 23.30, दैट इज़ द वर्स्ट एबिटा मार्जिन फॉर एफआई 27, राइट? और पैट भी सबसे कम ही मैनेजमेंट ने तो ये बताया कि हमारा सबसे कम पैट आपके क्वार्टर 1 में ही है, आगे जाके पैट यहाँ पे सुधारेंगे ही। हम लोग जब वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे ना, तो मैं क्लैरिटी आपको दूँगा इस पे अराउंड। ठीक है यार, साथ में इनका कहना है कि करंटली ऑन्कोलॉजी का रेवेन्यू हमारा लगभग ग्रुप लेवल पे 10% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है। नोएडा क्लस्टर के अंदर दे आर टारगेटिंग लाइक फरीदाबाद सेक्टर 20 में और दिल्ली मॉडल टाउन में ऑन्कोलॉजी रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको स्टार्ट और लाइक यू कैन से एनहांस करने का, ताकि वहां पे भी हमारा इसका रेवेन्यू यहाँ पे ग्रो कर सके, राइट? अच्छा खासा, बिकॉज ऑन्कोलॉजी के अंदर आपका मतलब यील्ड क्या बोलते, मार्जिन अच्छे बनते हैं, सिंपल सी बात है। तो इससे आपके ओवरऑल एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एफआई 27 का रेवेन्यू को लेके क्या गाइडेंस दिया है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। उनका बोलना है कि यार एफआई 26 का जो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ था 37% का, उससे बेटर डिलीवरी करेंगे। बट देखो ना, क्वार्टर 1 के अंदर इन लोगों का रेवेन्यू ग्रोथ रेट कितना है? 50% के आसपास में। और क्वार्टर 1 का रेवेन्यू इनका मैं देख रहा था लास्ट के 1-2 साल से सबसे कम होता है चारों क्वार्टर में से। तो आगे जाके जैसे-जैसे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो वैसे-वैसे इनका धंधे का ग्रोथ रेट मेरे को
ऑल्दो मैनेजमेंट ने हमें बहुत कंजर्वेटिवली बोला है कि बेटर देन FY26, बट साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है 45-50% के आसपास में कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर सकती है FY27 के अंदर। आगे का भी इन लोगों ने गाइडेंस दिया है FY28, FY29 के पर्सपेक्टिव से। वो इनका कहना है कि नेक्स्ट 3-4 इयर्स तक मतलब FY26 का जो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ रेट था, उसके आसपास हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। मतलब वही कह सकते हो अराउंड 40% के आसपास में ये कंपनी अपना टॉप लाइन ग्रोथ कर सकती है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 से 4 साल के आसपास में। तो यहाँ पे अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ की विजिबिलिटी भी मिल गई है। तो यार चीजें तो बड़ी अच्छी चल रही है धंधे को लेके और हमने सारे पैरामीटर भी डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब थोड़ा इसका एक से रिस्क एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो यार सबसे बड़ा मेजर कंसर्न तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन का आता है कि यार कहीं आपने कोई बड़ा हॉस्पिटल एक्वायर किया और वो से काफी लंबे टाइम तक आपका एबिटा नेगेटिव बना और आपका एबिटा मार्जिन पॉजिटिव नहीं हो पाया, एग्जीक्यूशन सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, ऑपरेशंस ढंग से से सेट नहीं हो पाए और वो ऐसा यदि कोई सिचुएशन बना तो आपके ग्रुप लेवल के एबिटा मार्जिन को ड्रैग कर सकता है। जो हमने कुछ-कुछ हॉस्पिटल में देखा है ना, आप जैसे दूसरे हॉस्पिटल के बारे में देख लेना, किम्स हॉस्पिटल की एबिटा मार्जिन देख लेना किस ट्रैजेक्टरी में गए हैं। और या फिर नारायण हृदयालय का देख लेना या फिर आपका ग्लोबल हेल्थ का देख लेना मेदांता हॉस्पिटल का, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जब कोई ग्रुप लेवल पे बड़ा हॉस्पिटल लाइव होता है और उसके यदि शुरुआत में सपोज ऑक्यूपेंसी अच्छी नहीं है, तो आपके एबिटा मार्जिन को वो थोड़ा डिरेल कर सकता है। दिस इज द मेजर रिस्क जो मेरे को यहाँ पे नजर आती है। तो वही है, इनको एग्जीक्यूशन अच्छे से करना पड़ेगा, प्लानिंग और अच्छे से करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिकली उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ताकि इनके एबिटा मार्जिन पे दिक्कत ना आए। ऑल्दो मैनेजमेंट ने बोला है 23.30% हमारा लोवेस्ट एबिटा मार्जिन है। पर वही है, ठीक है, हम तो ये प्लान करके सोचेंगे ये लोवेस्ट ही रहे बिकॉज़ पहले भी इनका 25-26% का एबिटा मार्जिन बनता था। FY20 मतलब जो लास्ट से 2 हॉस्पिटल इन्होंने लाइव किए थे, दिल्ली वाला और फरीदाबाद वाला, उसके बाद इनके एबिटा मार्जिन में दिक्कत आई थी। तो ठीक है, ऑल्दो वो 700 बेड्स की कैपेसिटी एक साथ लाइव कर दी थी, तो मान सकते हैं कि अच्छा खासा खर्चा पड़ गया होगा। बट अगेन वही बात है, इनको वो चीज़ों पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना पड़ेगा कि ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो। अदरवाइज़ मार्केट थोड़ा उसको नेगेटिव ले लेता है बिकॉज़ फिर आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने की सारी कैलकुलेशन आपकी हिल जाती है। और तो ऐसे कोई मेरे को मेजर्स दिखाई नहीं पड़ रहा और तो इन चीज़ों को ट्रैक करते रहना हमें, ठीक है? अब तो इनकी मल्टीपल फैसिलिटीज़ भी हो गई हैं, तो ठीक है और मतलब एक रिस्क हमेशा रहता ही है, भले ही वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, मतलब कोई भी बिल्डिंग हो, यार कुछ मतलब गवर्नमेंट कंप्लायंस का इश्यू आ गया, कुछ दिनों के लिए उसको बंद कर दिया गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग गिर गई, कुछ आग लग गई, तो वो तो रिस्क हमेशा ओपन रहते ही हैं, जिनकी लाइक एसेट हेवी बिज़नेसेस होते हैं, राइट? अब इस कंपनी का थोड़ा वेरिएशन एनालिसिस कर लेते हैं। ऑल्दो जैसे क्वार्टर 1 का रिजल्ट आता है उसके बाद मैंने किया था, बट एक बार मैं उसको थोड़ा डिटेलिंग करने की कोशिश करूँगा। क्वार्टर वाइज़ डिटेलिंग करने की कोशिश करूँगा। तो डायरेक्टली जो अगर एबिटा मार्जिन लेते हैं इनका 24% के आसपास का जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है। FY26 का रेवेन्यू था 1200 करोड़ रुपए का। इस बार रेवेन्यू में भी कितना हो सकता है? 40 से 50% ग्रोथ रेट 1700 से 1800 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू बन सकता है। कैलकुलेट करने के लिए एक मिडल फिगर ले लेता हूँ 1750 करोड़ रुपए के आसपास का। तो आपका एब्सोल्यूट एबिटा बनता है 420 करोड़ रुपए के आसपास का। अदर इनकम कितनी जोड़ूँ आपकी क्वार्टरली 3-4-5 करोड़ रुपए जोड़ दो, 15 से 20 करोड़ 10-15 करोड़ रुपए आपका अदर इनकम हो गया। और आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कितना बनेगा? 6 टू 7 करोड़ रुपीस पर क्वार्टर, तो आपका कितना बनेगा FY27 का? आई थिंक 25-30 करोड़ रुपए के आसपास में। और आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी पड़ेगी? आई थिंक 115-120 करोड़ रुपए के आसपास में, बिकॉज़ क्वार्टरली रन रेट चल रहा है आपका 28-30 करोड़ रुपए के आसपास का, तो 4 क्वार्टर का 115 से 120 करोड़ रुपीस के आसपास का आपका डेप्रिसिएशन पड़ सकता है। यदि इनको मैं थोड़ा थोड़ा घटाव और जुड़ाव करता हूँ, तो आपका पीबीटी कितना बनेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बनेगा? वही 280 टू 75 टू 285 करोड़ रुपए के आसपास का। पैट बनेगा वही आपका 210, मतलब 25% टैक्स स्लैब रेट लगा देता हूँ, तो पैट वही बनेगा 210-215 करोड़ रुपए के आसपास में। लास्ट से पैट कितना था? 170 करोड़ रुपए के आसपास में। तो वाई ऑन वाई पैट के अंदर कितनी ग्रोथ दिखाई पड़ेगी? 270 में आप डिवाइड कर लो, वही लगभग आपका 25% के आसपास का पैट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। अब देखो यार, हमने क्वार्टर 1 के अंदर पैट की ग्रोथ देखी लगभग 7 टू 8% के आसपास में। अब ओवरऑल ग्रोथ रेट यहाँ पे दिखाई पड़ रही है लगभग 25% के आसपास में। तो इसका बाइफरकेशन कैसे होगा? क्वार्टरली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो यार अब देखो इनका जो बड़ा हाई बेस है डेप्रिसिएशन कॉस्ट का, इनका क्वार्टर 4 FY26 से आना स्टार्ट हुआ था। तो मतलब अगले 2 क्वार्टर के अंदर इनका डेप्रिसिएशन की कॉस्ट, मतलब इनका बेस छोटा होगा लास्ट ईयर का, जबकि एबिटा मार्जिन सिमिलर ट्रैजेक्टरी के अंदर होंगे। तो अगले 2 क्वार्टर के अंदर इनका मे बी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट, मे बी क्वार्टर 2 के अंदर इनका प्रॉफिट का ग्रोथ रेट वही लगभग अराउंड 20% के आसपास आ सकता है। क्वार्टर 3 के अंदर प्रॉफिट का ग्रोथ रेट में भी अराउंड 25-30% के आसपास आ सकता है। बिकॉज़ लास्ट ईयर क्वार्टर 3 का इनका जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट आई थिंक 24 करोड़ रुपए के आसपास था। तो वहाँ पे थोड़ा यू कैन से पैट की ग्रोथ रेट में थोड़ा वहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ सकता है क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स। और हाँ, क्वार्टर 4 FY27 के अंदर आपका पैट का ग्रोथ रेट अराउंड अराउंड में भी 40-50% के आसपास आ सकता है। जितना रेवेन्यू ग्रोथ रेट डिलीवर होगा उसके आसपास इनका पैट का ग्रोथ रेट डिलीवर हो सकता है, बिकॉज़ एबिटा मार्जिन बेटर रहेंगे क्वार्टर 4 के अंदर। एंड आपका इंटरेस्ट कॉस्ट लाइक आपका क्वार्टर 4 में भी 5 करोड़ गया था, यदि 6-7 करोड़ जाएगा अभी क्वार्टर 4 FY27 में, तो भी सिमिलर काइंड ऑफ ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। और डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो आपके लगभग बेस आपका इक्विवेलेंट सा बन जाएगा, बिकॉज़ 30 करोड़ का डेप्रिसिएशन किया आपका क्वार्टर 4 में FY26 में, और क्वार्टर 4 FY27 में यदि 30 करोड़ रहेगा तो आपका बेस बनेगा। मतलब वहाँ पे आपका पैट की ग्रोथ रेट रेवेन्यू की ग्रोथ रेट से ज्यादा डिलीवर हो सकती है। तो अगले 3 क्वार्टर में आपका
पैट का ग्रोथ रेट भाई भाई बढ़ता ही जाएगा। क्वार्टर 1 इनका वर्स्ट जा चुका है, तो क्वार्टर 2 आपका 20% 22-23% के आसपास पैट ग्रोथ, क्वार्टर 3 आपका 25-30% का पैट ग्रोथ और मे बी क्वार्टर 4 तो आपका 50% के आसपास भी हो सकता है, बेटर भी हो सकता है। तो ये थोड़ा मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी है क्वार्टर वाइज़ एफआई 27 का एक्सपेक्टेड पैट ग्रोथ रेट। बट हाँ, देखना पड़ेगा इनका कोई जो मेजर हॉस्पिटल आने वाला है, बड़े कैपेसिटी का, वो इनका यू कैन से जल्दी ब्रेक इवन होना चाहिए। वो एक मेरे को हमेशा मेजर रिस्क यहाँ पे थोड़ी तलवार लटकती हुई दिखाई पड़ती है। जो एक बार लास्ट ईयर भी हुआ इनका, इबिटा मार्जिन गिरा है 25-26% से आपका डायरेक्टली 23.5% के आसपास में। ऐसा कंसर्न दोबारा होगा तो मार्केट उसको नेगेटिव ही लेगा। तो ये तो कंफर्म है। तो ये कुछ-कुछ कंसर्न्स, रिस्क हैं जो आपको यू कैन से आपके दिमाग में रखनी है, उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन मेकिंग यहाँ पे करनी चाहिए। यदि वैल्यूएशन की बात कर लें थोड़ा फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से, तो देखो यार लाइक आपका धंधे ग्रोथ रेट अराउंड 40-50% के आसपास में है। पैट के ग्रोथ रेट आपके लगभग 25% के आसपास में है। करंटली मार्केट कैप कितना आई थिंक 8,100 8,200 करोड़ रुपए के आसपास में। तो आपका फॉरवर्ड पी बनता है वही लगभग जो मैंने 210 करोड़ रुपए का पैट निकाला उसके बेसिस पे आई थिंक 38 39 37 के आसपास में है। धंधे ग्रोथ रेट वही 40 45 50% के आसपास में, तो आपका फॉरवर्ड पैग यहाँ पे सस्ता बन जाता है। आपका यू कैन से वही 0.8 0.9 के आसपास में है। हाँ, यदि आप बोलोगे मैं तो पैट के ग्रोथ रेट के बेसिस पे फॉरवर्ड पैग निकालूँ तो आपको यू कैन से थोड़ा यू कैन डिफिकल्ट दिखाई पड़ेगा। बट हाँ, एफआई 27 में इनका अच्छा खासा बेस बनेगा, हायर बेस बनेगा। यू कैन से लोअर आपके हायर डेप्रिसिएशन कॉस्ट का। तो एफआई 28 का पैट का ग्रोथ रेट इनका और अच्छा दिखेगा आपको। मतलब रेवेन्यू की ग्रोथ रेट से बेटर इनका पैट का ग्रोथ रेट दिखाई पड़ सकता है एफआई 28 का। तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। तो ठीक है, मतलब तो आप देख लो किस तरह से आपको देखना है। यदि आप बिज़नेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखोगे, टॉप लाइन ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो आपका फॉरवर्ड पैग रेशियो अभी भी 1 से कम है। और नॉर्मली हमने यूट्यूब बिट्टा की भी बात करी थी, उसके अंदर भी वैल्यूएशन के अंदर कम्फर्ट आ रहा था। मतलब वो भी यहाँ यू कैन से एक बेटर यू कैन से फेयर वैल्यूएशन पे दिखाई पड़ रहा था। बट ठीक है, ओवरऑल वैल्यूएशन के अंदर मेरे को ऐसा कोई यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ठीक-ठाक वैल्यूएशन पे करंटली इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एस कह सकते हो आप अट्रैक्टिव टू एक काइंड ऑफ फेयर अट्रैक्टिव काइंड ऑफ वैल्यूएशन आप कह सकते हो। फेयर टू अट्रैक्टिव इस तरह का एक रेंज ले लो आप चाहे। ठीक है, मतलब एज़ सच फॉरवर्ड पैग रेशियो 1 से कम ही है और कंज्यूमर कंपनी है और चीज़ें अच्छी है, एक्सपेंशन प्लान भी अच्छा है। नेक्स्ट 3-4 साल के लिए अपना धंधा लगभग वही 30-40% के आसपास ग्रोथ कर सकती है। तो एक विजिबिलिटी भी है बिज़नेस ग्रोथ को लेके। तो ये काइंड ऑफ एक पूरा डिस्कशन था, समरी था मेरी तरफ से इस कंपनी को लेके और ये एज़ सच मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि इस कंपनी को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, आप लोगों को इतना समझा दूँ, कि आप लोग भी अच्छे से सीख के खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, लाइक यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस, डाउट्स हैं तो डेफिनिटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।